Good morning, students. In today's class, we shall study the adding manure and fertilizers as a basic agricultural practices. Dear students, as you know that nutrients are the requirement for the crop, and if we grow the crops continuously without leaving gap between the two crops, there is certain deficiency in the soil of nutrients. There are nutrients become deficient in the soil, and the new crop is unable to get sufficient amount of nutrients. It creates problem in the production. It also affects the produce of the crop. So in this topic we shall study what are manure, what are fertilizers, what are the difference between them, which one is better. All these things we shall study here in this topic. So let us start the topic, adding manure and fertilizer. You know, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. आपने देखा होगा किसान जो खेतों में फसल बोने के बाद, बीज बोने के बाद टाइम टू टाइम यूरिया, डीएपी, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग से बनी हुई खाद बार बार टाइम टू टाइम डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि वो जानता है कि उसकी सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो सॉइल प्रॉपरली अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी और हमारी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, किसान अपनी प्रोडक्ट को अच्छा प्राप्त करने के लिए उसमें बाहर से अलग से मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करता है, अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, और यही प्रोसेस जो है उसको मैन्योरिंग कहते हैं। तो मैन्योरिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, मीन्स whatever nutrients has been exhausted, whatever nutrients are in deficiency in the soil, they are added artificially by the farmer. This process is called manuring. And what is manure? Manure is an organic substance. Now question here, manuring means है nutrients को add करने की process, और जिस माध्यम से जिन सब्सटेंस से उसको ऐड किया जाता है वो कहलाते हैं मैन्योर। तो पहला टॉपिक, इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एक तो मैन्योर होता है और एक होता है आपके फर्टिलाइज़र। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक करके क्लियर करता हूँ। मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स के और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से प्राप्त होते हैं। इट मे बी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। ये दोनों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। कंपोस्ट मतलब मान लीजिए आपके खेत में सूखी पत्तियां हैं, उनको फार्मर ने किसी गड्ढे में डाल करके उनको रोटिंग होने दी, उनको सड़ने दिया और वो कन्वर्ट हो गए किसमें? ह्यूमस में। तो उससे जो मैन्योर तैयार होता है वो होता है कंपोस्ट। क्लास 6 में आपने पढ़ा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। द अर्थवर्म जो होते हैं उनको किसी मिट्टी के में डाल दिया जाए, गड्ढे में मिट्टी डाल के, और वहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ फूड मटेरियल लाइक पेपर है या पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, ट्विग्स है, वो सब डाल दी जाए,
तो वो उन सब को चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और उसके बदले में वो ज़मीन के अंदर एक तरह का कंपोस्ट प्रिपेयर करके छोड़ देते हैं, जो बाद में किसान अपने खेतों में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए इंश्योर कर लेता है। तो बच्चों, इसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब आपका पॉइंट आता है कि एक्चुअल में इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है बच्चों कि जब हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं या कंपोस्टिंग करते हैं या दूसरे मैन्योर डालते हैं, तो हमें उनका इफ़ेक्ट याद होना चाहिए कि ये फसल की क्रॉप को अच्छा देते हैं। एक एक्टिविटी है कि मान लीजिए आपने 3 गिलास लिए, 3 बीकर लिए, तीनों में बराबर मात्रा में पानी भरा, एक के अंदर हमने मैन्योर डाला और एक वाटर प्लांट डाला, तीनों में एक एक वाटर प्लांट डाल दिया, एक में मैन्योर डाला, कुछ मतलब जो कंपोस्ट खाद डाली, दूसरे में हमने यूरिया डाला, यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, और तीसरे में हमने कुछ नहीं डाला। तो जब हम देखते हैं कि जब तीनों प्लांट्स की ग्रोथ को हम कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं कि जिसमें यूरिया डाला था उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें मैन्योर डाला था उसकी क्रॉप मॉडरेट होती है, मतलब यूरिया वाले प्लांट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, बट जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला उससे ज़्यादा होती है। और जो लास्ट में जिस बीकर में हमने कुछ भी नहीं डाला, केवल पानी था, उसकी ग्रोथ सबसे वीक थी। कहने का मतलब है कि हमें अगर अपनी प्लांट्स की ग्रोथ को इंश्योर करना है तो हमको फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो यही है कि एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन को ऐड करने के जो 2 इम्पोर्टेंट तरीके हैं, एक तो फर्टिलाइज़र है और एक है आपका मैन्योर। तो मैं सबसे पहले आपको फर्टिलाइज़र के बारे में समझा दूँ। फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स आर द केमिकल्स which are rich in particular nutrients. फर्टिलाइज़र आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मान लीजिए आप मार्केट से एक फर्टिलाइज़र लेके आए यूरिया। अब आप यूरिया में सोचो कि मुझे इससे फॉस्फोरस भी मिल जाए, मुझे इससे सल्फ़र भी मिल जाए, मुझे इससे मोलिब्डेनम, ये कुछ केमिकल्स के नाम बता रहा हूँ न्यूट्रिएंट्स के जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। यूरिया आपको केवल और केवल ओनली एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो अगर प्लांट में ग्रोथ के लिए हमको डालना है तो नेचुरली हम नाइट्रोजन को डालते हैं, पर और चीज़ों के लिए जैसे फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग प्रॉपर हो, उनके लिए हम दूसरे अलग भी, या प्लांट्स की जो लीव जो पीली नहीं पड़े, तो अलग अलग के फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र्स कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए स्पेसिफिक होता है। एक फर्टिलाइज़र से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा मैन्योर में नहीं है। अगर आपने कंपोस्ट डाला है ना, तो कंपोस्ट उसको जितने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो सारे प्रोवाइड करेगी। हाँ, ये अलग बात है कि उससे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे जितने कि यूरिया या डीएपी या अमोनियम फॉस्फेट, जिसको डीएपी बोलते हैं, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके प्रोवाइड करते हैं, इतना नहीं करें। मतलब फर्टिलाइज़र्स के कंपेरिजन में मैन्योर न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो कम होते हैं, बट वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्योर बट दे आर इन लेसर अमाउंट। In case of fertilizer, they provide large amount, sufficient amount of nutrient to the crop, but they are specific in nutrient. तो fertilizers की सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrient. The example of fertilizers are urea, ammonium phosphate, super phosphate, potash, NPK. NPK मतलब होता है नाइट्रोजन, एनपीके मतलब होता है बच्चों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। अब आप कहें K फॉर पोटेशियम क्यों? K एक लैटिन नाम है, इसका K का मतलब होता है केलियम। तो केलियम को केमिस्ट्री में एक्चुअल में वो क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब इन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस,
एंड K फॉर पोटेशियम। अब आपसे पूछा जाए कि एक फार्मर है, उसके खेत में पोटेशियम की कमी है, या यूँ कहें फास्फोरस पोटेशियम की कमी है, तो उसे कौन सा, पोटेशियम और फास्फोरस दोनों की कमी है, तो कौन सा फर्टिलाइज़र उसे यूज करना चाहिए? तो नेचुरली इसको NPK यूज करना चाहिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करेगा, फास्फोरस भी प्रोवाइड करेगा और पोटेशियम भी प्रोवाइड करेगा। अब बच्चों, जब हमने ये पढ़ा, फर्टिलाइज़र्स पढ़ा, तो दूसरा इसके पहले का टर्म मैंने बताया था मैन्योर होता है। मैन्योर क्या होता है ये भी समझ लीजिए एक बार। मैन्योर का मतलब होता है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। अब आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म से, यानी नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या वो डेड हो गए हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स और एनिमल के जो या तो उनके डेड मटेरियल या उनके वेस्ट मटेरियल, जैसे एक प्लांट है, उसकी जो लीव्स हैं, उसकी ट्विग्स हैं, वो किसी पिट में डाल दी और उनको हमने रोटिंग होने दी, तो उससे जो तैयार होगा मेन्योर वो होगा कंपोस्ट। अब इट वाज नॉट द वेस्ट, इट वाज द डेड मटेरियल ऑफ द प्लांट। वेस्ट मटेरियल की बात करें, जैसे आपके खेत में यू आर हैविंग 5 or 6 buffalo, 10 cows, so whatever waste material they generate, like their dung, their urine, these waste materials are decomposed, degraded and convert into a very fertile material, humus. It is containing large amount of nutrients. This is called manure. तो मैन्योर जब भी आ जाए तो आपको दिमाग में याद रखना है कि डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से मिलता है, इसको किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। और इसको कहाँ बनाया जाता है? डायरेक्ट खेतों में बनाया जाता है, या तो डायरेक्ट खेतों में कोई पिट बना के उसमें व्हाटएवर वेस्ट मटेरियल है, ट्विग्स है, लीव्स है, उनको डाल दिया जाए और धीरे धीरे वो रोटिंग होगी और वो तैयार हो जाएगा। या फिर जो रेड वर्म्स है उनकी हेल्प से भी बनाया जा सकता है, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। अब आपके क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं पहले आपको दोनों के डिफरेंस यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। पहला फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फिर समझना, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड मतलब ह्यूमन बीइंग ने इंडस्ट्रीज में केमिकल्स की हेल्प से इसको बनाया है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब इसका डायरेक्ट लिविंग बीइंग से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट केमिकल। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का अपोजिट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है, इसको केमिकली सिंथेसिस किया जाता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। कैटल डंग जैसे मैंने बताया था, जो काऊ है, बफेलो है, उनका जो डंग होता है, जो एक्सक्रेट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको रिलीज करते हैं एक्सक्रीटा, उससे जो तैयार किया जाता है वो मैन्योर है। इसके अलावा प्लांट रेसिड्यू, जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं, प्लांट्स की जो ट्विग्स हैं, खेतों में जो फसल काटने के बाद में जो स्टॉक्स बच जाते हैं, उनको अगर रोटिंग करके जो तैयार किया जाता है वो कहलाता है मैन्योर। सेकंड, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। वेरी गुड। यू नो फैक्ट्रीज में इसको अंडर सर्टेन कंडीशंस इनको तैयार किया जाता है, किसको? फर्टिलाइजर्स को। जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को खेतों में ही डायरेक्ट बना लिया जाता है। थर्ड है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइजर सोइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ह्यूमस तो बनती ही ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से, और ये ऑर्गेनिक वेस्ट है ही नहीं, तो ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेंगे। जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स द ह्यूमस टू द सोइल।
नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि फर्टिलाइज़र की सबसे अच्छी बात यही है कि ये न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा रिच होते हैं एज कम्पेयर टू मैन्योर। जैसे कि आपने यूरिया लिया तो इट इज़ न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिच इन नाइट्रोजन, आपने डीएपी लिया तो इट इज़ रिच इन फास्फोरस, आपने एनपीके लिया तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों में अच्छा रिच होगा। जबकि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स तो सारे होंगे पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नहीं होंगे। तो ये आपको डिफरेंस पड़ा। अब आपके क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में हम कौन सा ऑप्ट करें, व्हाट शुड वी ऑप्ट। तो कंडीशन है कि हमें हम जो भी ऑप्ट करें उसकी अमाउंट जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। अगर आप फर्टिलाइज़र्स को एक्सेसिव यूज करोगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करेंगे, सॉइल को पोल्यूट कर देंगे और इससे वो सॉइल में प्रोडक्टिविटी अगली फसल के लिए सही नहीं होगी। मैन्योर नेचुरली ज़्यादा अच्छे हैं, इनको आप ज़्यादा मात्रा में भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ एडवांटेज है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर, तो यू विल आंसर वन बाय वन। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बहुत अच्छा है कि जो मैन्योर है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं, इन्हांस मतलब बढ़ा देते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए आपने खेत में पानी डाला तो मैन्योर जो होता है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस रूट्स के आसपास उसको बनाए रखता है बहुत देर तक, उसको नीचे जाने से रोकता है, डाउन। इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू सीप इनटू द सॉइल एट डीपर प्लेसेस। वो होल्ड करता है सरफेस, इसलिए इस वाटर की कैपेसिटी मतलब वाटर लेवल को मेंटेन करता है सॉइल के को ऊपर वाले पार्ट में। और प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी, कम पानी में भी मतलब फार्मर अच्छे से क्रॉप को ग्रो कर सकता है। इट मेक द सॉइल पोरस, वेरी नाइस, इट मेक द सॉइल पोरस। पोरस समझते हैं आप, पोरस मतलब उसमें पोर बन जाते हैं सॉइल में। इट मेक द सॉइल पोरस विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि अगर आपने सॉइल में ज़्यादा एयर होगी मतलब पोरस होगी, उसमें पोर होंगे तो इजीली उसमें एयर एंटर कर पाएगी। और आपको पता है प्लांट्स की रूट को जो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो डायरेक्ट सॉइल की एयर से ही मिलती है, तो वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। सेकेंडली, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होगी एयर में उसको प्लांट यूज करके अपने फिक्सेशन करेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से और वो इजीली ग्रो कर पाएंगे। तो बच्चों, मैन्योर का सबसे बढ़िया एडवांटेज एक तो हुआ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और दूसरा हुआ उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस को वो ज़्यादा अच्छे से इजीली इंश्योर कर पाते हैं। थर्ड है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब आप कहेंगे फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या है। सॉइल में कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं। जैसे आपने अर्थवर्म का नाम सुना होगा। अर्थवर्म जो होते हैं सॉइल में अगर होंगे तो सॉइल को सॉफ्ट बनाए रखेंगे, एयरी बनाए रखेंगे और सॉइल में जो रूट्स है प्लांट की वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगी, डीपर प्लेसेस में जा पाएगी इन द सर्च ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो उन एनिमल्स को, उन अर्थवर्म्स को के नंबर को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं कौन, मैन्योर। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर मतलब होता है बनावट, सॉइल पार्टिकल्स की जो बनावट है, जो अपीयरेंस है, उनको भी ये इम्प्रूव करते हैं, उसको ख़राब होने से रोकते हैं ताकि अच्छी से अच्छी फसल, अच्छी से अच्छी गुड क्वालिटी क्रॉप हमको मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको आज बात बताई कि किसी प्लांट क्रॉप की अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए हमें उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही आता है कि एक्चुअल में क्यों करना चाहिए। तो मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि अगर हम लगातार इफ़ वी ग्रो द क्रॉप्स कंटिन्यूअसली विदाउट लीविंग गैप बिटवीन द टू क्रॉप्स, द सॉइल बिकम डेफिशिएंट in the nutrients, so we have to replenish the soil with nutrients. How can the soil be replenished with nutrients? There are certain methods. First of all, adding fertilizers. So first of all, adding manure. Second, adding fertilizers. Third,
which we have not discussed so far. Third is called leaving the field uncultivated for some time. अगर आपने एक फसल उगाई, मान लीजिए एक फसल आपके मार्च में कट गई और अगली फसल हमको जून में बोनी है, तो मार्च से लेके जून तक उस खेत को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होकर ज़मीन में जाएगी और सोइल में वापस वो न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जो अगली वाली क्रॉप के लिए चाहिए। दूसरा है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक बार चने की फसल ग्रो की, तो अगली बार दूसरी फसल क्रॉप कीजिए, क्योंकि अगर एक ही एक फसल को हम कंटिन्यूसली खेत में बोएंगे तो एक ही एक तरह के न्यूट्रिएंट्स बार बार सॉइल से जाते रहेंगे और उनको वापस बनने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आपको पता है पुराने ज़माने में फार्मर्स क्या करते थे, एक सीज़न में दालों की फसल उगाते थे, दालें, जैसे आपके पल्सेस। पल्सेस मतलब जैसे मटर है या ग्रेम है, मूंग है। तो पल्सेस को उगाने से पता क्या, पल्सेस की जो रूट्स होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 7th। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड को तैयार करता है सॉइल में। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं कि जो एयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन प्लांट्स के लिए वो। इसलिए बच्चों वो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट इजीली यूज कर पाते हैं। तो एक बार आपने जैसे पल्सेस ग्रो की, तो नेक्स्ट जब क्रॉप आएगी तो इजीली जो नाइट्रोजन तैयार हो गई थी फील्ड में, वो अगली क्रॉप उसको यूज कर लेगी। व्हीट वगैरह, उसको मान लो सीरियल्स की क्रॉप ग्रो की, अनाज ग्रो किया, तो वो आसानी से उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो गए थे वो नेक्स्ट क्रॉप के काम में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की जो इम्पोर्टेंस थी आज मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आप इसको सीखेंगे। एक बार रिवाइज करें, दोनों में डिफरेंस है, याद करें, एडिंग और मैन्योर के एडवांटेज को भी याद करें और आप इसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास हमारी इरिगेशन से होगी, तो एक बार बुक को रीड करें और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।